सो ये थर्ड लेक्चर है तुम्हारे क्लास में। लास्ट क्लास कुछ लोग एब्सेंट भी थे, तो लास्ट क्लास सिर्फ 33 मिनट का मैंने रिकॉर्ड किया है। उसमें क्या बताया मैं बता दूं कि 11th का एनसीईआरटी पढ़ते कैसे हैं, एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं, यही डिस्कस किया उस 33 मिनट में। और ये पूरा डिस्कस करते हुए हमने ये सब पढ़ लिया था। मैटर दो तरह के होते हैं, है ना? क्या होते हैं? मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। सुना है? मिक्सचर भी दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। प्योर सब्सटेंस का क्या क्या टाइप होता है? एलिमेंट एंड कंपाउंड होता है ना, ये 9-10 में पढ़ा होगा। सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है ना? उसके बाद देखो साइंस का मेन पर्पस क्या है। शुरू शुरू में क्या बताया था मैं बता दूं क्विकली कि व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री डेली लाइफ में। और वही चीज यहाँ लिखा भी है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देख रहे हो, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस। पहला लाइन ये लिखा है हॉफमैन के थ्रू, है ना? तो ये पूरा लाइन मैंने पढ़ना सिखाया था। मतलब एनसीईआरटी का जो पहला पेज है ना, उससे मैंने कहाँ तक होमवर्क दिया था मैं बता देता हूँ पढ़ने के लिए। मैंने होमवर्क दिया था लगभग में 10 पेजेस। कितने? 10 पेजेस रीड करके उसके नोट्स भी बनाने के लिए। मतलब जैसे आपको पता होगा जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, कितने होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटीज समझते हो? दो तरह के फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। दो तरह के फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और एक डिराइव्ड। जैसे फंडामेंटल में बता सकते हो कोई एग्जांपल? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज देखो, वही सब डिफिनेशन शुरू में है यहाँ पे, है ना? जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं बच्चे, उसका डिफिनेशन तक लिखा हुआ है यहाँ पे। लेंथ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, मास, टाइम, करंट, है ना, टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल एंड यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सबका डेफिनेशन एनसीईआरटी ने लिखा है सही से, है ना? डिराइव्ड और फंडामेंटल में क्या अंतर होता है? जैसे फोर्स जो है ना डिराइव्ड है, मतलब बहुत सारे फंडामेंटल को मल्टीप्लाई करके, या एक डिराइव्ड एक फंडामेंटल, या दोनों डिराइव्ड को मल्टीप्लाई करके जो मिलता है वो क्या कहलाता है? जैसे ये देखो फंडामेंटल है और ये डिराइव्ड है, समझ गए ना? इसीलिए फोर्स क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है या फंडामेंटल? डिराइव्ड है। एरिया क्या है? लेंथ इनटू लेंथ होता है ना, ए इंटू बी। तो ये भी क्या हो गया? डिराइव्ड हो गया। वॉल्यूम क्या है? होता है ना, ए इंटू बी इंटू सी, बोलते हैं ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये सब फंडामेंटल, बहुत सारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन डिवीजन से क्या मिलता है? डिराइव्ड। या बहुत सारे डिराइव्ड एंड फंडामेंटल को अलग से फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो क्या मिलता है? डिराइव्ड। या दो डिराइव्ड से ही क्या मिलेगा? डिराइव्ड। तो साइंस का मेन पर्पस क्या होता है? किसी भी चीज को मेजर करना। साइंस का मेन पर्पस क्या होता है? किसी भी चीज को मेजर करना। अब तुम कोई भी चीज मेजर करते हो तो उसको कुछ यूनिट के साथ रखते हो। जैसे मान लो तुम बोलते हो कि तुम्हारा वजन 40 है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, तुम्हें यूनिट में कोड करना पड़ेगा, 40 kg। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो हमारा पर्पस क्या होता है कि कोई भी चीज को मेजर करें, तो मेजर करें तो वहां पे क्या होता है? मेजर्ड वैल्यू जो होता है उसको कैसे लिखते हैं? अगर मैं बोलूं मेजर्ड वैल्यू, कैसे लिखेंगे मेजर्ड वैल्यू को? कुछ न्यूमेरिकल होंगे, बोलो। न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगे और उसके कुछ यूनिट्स होंगे। कभी भी आज के बाद अगर कोई मेजर्ड वैल्यू लिखते हो कोई भी चीज, साइंस का मेन पर्पस क्या होता है? किसी भी चीज को मेजर करना। तो वो लेक्चर 33 मिनट का देखोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा, उसका रिकैप कराया मैंने। मेजर्ड वैल्यू को क्या लिखते हैं यहाँ पे? कुछ होता है क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, इनटू साथ में क्या रहता है? मेरी बात समझ रहे हो? तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, उसमें जितने भी लेटर्स होते हैं, जितने भी डिजिट्स होते हैं, उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आज का क्लास का मेन हेडिंग क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन उससे पहले ये बताओ कि कोई भी चीज को तुम मेजर करते हो, है ना, तो डिपेंड करता है। अगर मान लो एक मार्कर है तो इसका लेंथ हम मेजर करेंगे या इसका मास मेजर करेंगे। तो जो चीज मेजर करते हैं उसके हिसाब से यूनिट होता है।
लेंथ है तो इसका यूनिट हम सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर रख सकते हैं। अरे यस नो। मास है तो क्या रख सकते हैं यूनिट? ग्राम, मिलीग्राम, केजी, टन, क्विंटल बोल सकते हैं कि नहीं? ये तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है जिसके यूनिट्स हैं। फोर्स का भी यूनिट होता है न्यूटन, सुना है? एनर्जी का भी यूनिट होता है जूल। मतलब साइंस का पर्पस ही है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करना, मेजर करना, चाहे वो फंडामेंटल हो या फिर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो। और हर फिजिकल क्वांटिटी का एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और एक उसका यूनिट होगा। मैं बताऊं, तुम्हारे मास को हम सिर्फ केजी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसा बोलना सही है? मैं ग्राम में भी बोल सकता हूँ तुम्हारा मास। अरे सुनो, मान लो तुमने बोल दिया 40 केजी, मैं बोलूंगा 40 इंटू 10⁻³ ग्राम। गलत है क्या? मैं गलत नहीं हूं ना? लेकिन कहीं ना कहीं तुम जैसा ऑब्जेक्ट हो उसके लिए ज्यादा अच्छा यूनिट क्या है? केजी। तो डिपेंड करता है बच्चे कि किसको किस यूनिट में मेजर करना है, क्योंकि मास का भी बहुत सारे यूनिट्स हैं, केजी, क्विंटल, टन, ग्राम, मिलीग्राम, है कि नहीं? तो जैसा ऑब्जेक्ट, जैसा क्वांटिटी, वैसा यूनिट्स। यस नो? समझ गए? तो मुझे ये बताओ कि अगर इसको मेजर करना है, लास्ट क्लास से डिस्कस भी किया था, एक बार समझ लेना। अगर इसको मेजर करना है, ठीक है, या कोई ऑब्जेक्ट ही है मेजर करना है, एक मान लो मार्बल का बॉल है, ऐसा आयरन सॉलिड है और इसका मास, अब इसका जो एग्जैक्ट मास होगा, एक होगा ट्रू वैल्यू, एक होगा ट्रू वैल्यू, है ना? तो मान लेते हैं इसका मास जो है 2 ग्राम है और ये ट्रू वैल्यू है। क्या है? ट्रू वैल्यू। ये एग्जैक्ट उसका मास है। अब एनसीईआरटी में डायग्राम कुछ दिया हुआ है, मुझे बताना, एनसीईआरटी में कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं, उसको शायद समझ लो तुम लोग। मतलब मैं चाहता हूँ आज क्लास में ये समझ के जाओ कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या अंतर है। कुछ आइडिया तुम लोगों को एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या अंतर है? जैसे स्टूडेंट ए ने इसका डेटा दिया 1.95 ग्राम और 1.93 ग्राम, एवरेज कितना आ गया? 1.94 आया ग्राम में, ठीक है। स्टूडेंट बी ने, एनसीईआरटी से डेटा ले रहा हूँ, 1.94 ग्राम, 2.05 ग्राम। होता है ना कि जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, मैंने बोला तुम मेजर करो, तुम मेजर करो, मैंने भी मेजर किया, मैंने इसका मेजरमेंट अपने स्केल में, जो भी डिवाइस दिया होगा तुम्हें बैलेंस, तुमने उसमें मेजर करके ये कोट किया, तुम्हें वो दिख रहा था वो रीडिंग, है ना? तुम्हें ये दिख रहा था रीडिंग। एवरेज कितना हो गया? 1.995 ग्राम। स्टूडेंट सी है, उसने मेजर किया 2.01, 1.99 और एवरेज हो गया 2.00। अभी मैं तो ज्यादा डेसिमल के बाद क्या है उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन देखो इस डेटा से तुम्हें समझ में आएगा कि स्टूडेंट, देखो ट्रू वैल्यू ये है और उसका मेजरमेंट क्या आ रहा है? मेजरमेंट क्या आ रहा है? ट्रू वैल्यू से तो वेरी कर गया ना, तो इज देयर मेजरमेंट एक्यूरेट? देखो ट्रू वैल्यू के क्लोज अगर आता ना, ये दोनों दोनों रीडिंग जो उसने लिया इस बॉल का अपने डिवाइस से, अपने बैलेंस से, अगर वो इन दोनों के क्लोज आता, ट्रू वैल्यू के क्लोज आता दोनों वैल्यूज, तो हम बोलते हैं उसका मेजरमेंट एक्यूरेट है। क्या बोलते हैं? एक्यूरेट। मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा, उसने जो मेजर किया वो सब आपस में क्लोज है, भले वो ट्रू वैल्यू के क्लोज है या नहीं है, ये दोनों वैल्यू काफी क्लोज है आपस में। 0.02 का डिफरेंस है, देखो ना, 1.95 और 1.92 में, 93 में कितने का डिफरेंस है? 0.02 का। तो स्टूडेंट ए का जो डेटा है ना बच्चे, वो प्रिसाइज है बट एक्यूरेट नहीं। क्या है वो? प्रिसाइज है बट, प्रिसीजन कहने का मतलब क्या होता है पता है? तुमने जितने भी मेजरमेंट किए सब एक जैसा दिख रहा है, भले वो ट्रू वैल्यू के बराबर है या नहीं है, लेकिन सारे मेजरमेंट तुम्हारे कैसे दिख रहे हैं? एक जैसे। तो हम क्या बोलेंगे? स्टूडेंट ए का जो वैल्यू है, जो उसने मेजर किया, वो प्रिसाइज है या एक्यूरेट है? देखो प्रिसीजन का डेफिनेशन है, अगर चाहो तो तुम लिख लो, प्रिसीजन रिफर्स टू क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी। प्रिसीजन refers to closeness of various measurements. Precision refers to closeness
of various measurements for the same quantity. समझे? However, accuracy is the agreement of a particular value. However, agreement of a particular value. However क्या लिखा है? Accuracy. Sorry. However, accuracy is the, फिर से रिपीट कर रहा हूं, precision refers to the closeness of various measurements for the same quantity. लिखा ना ये? However, accuracy is the agreement of a particular value. However, accuracy is the agreement of a particular value to the true value of the result. To the true value of the result. To the true value of the result. समझे? बोलो, बात समझ में आ रही? अब मुझे बताओ, स्टूडेंट 1 का जो मेजर वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू, वो ट्रू से तो मैच नहीं कर रहा है. ट्रू से तो काफी डिफरेंस है, यहाँ 0.05 का डिफरेंस है, 0.07 का डिफरेंस है, लेकिन आपस में दोनों मैच कर रहा है ना. तो हम बोलेंगे स्टूडेंट 1 का जो डेटा है वो प्रिसाइज है बट एक्यूरेट नहीं है. अच्छा, स्टूडेंट 2 के बारे में बात करो. स्टूडेंट 2 का देखो, पहले तो दोनों डेटा में डिफरेंस काफी ज्यादा है. 0.11 का डिफरेंस है, दिख रहा है? इन दोनों में डिफरेंस निकालो, 0.11 आएगा. तो दोनों क्वांटिटी जो उसने मेजर किया है कि वो क्लोज है एक दूसरे से. ये जो दोनों मेजर किया वो क्लोज है एक दूसरे से? क्लोज नहीं है. क्लोज है क्या? नहीं है. आता हूं मैं. क्लोज नहीं है ना, तो हम बोलेंगे इट इज नॉट प्रिसाइज. अच्छा, ये दोनों वैल्यू क्या ट्रू वैल्यू से मैच भी कर रहा है क्या? नहीं ना. एवरेज मत देखो. ये डेटा क्या ट्रू वैल्यू के आसपास है? ये डेटा क्या ट्रू वैल्यू के आसपास है? नहीं. तो स्टूडेंट बी का जो मेजरमेंट है वो नीदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट. मेरी बात आ रही समझ में? ना ही प्रिसाइज है ना ही एक्यूरेट है. लेकिन अब बताओ, स्टूडेंट 3 के लिए दोनों डेटा में कितना गैप है? बहुत ज्यादा गैप तो है नहीं. 0.02 का गैप है, यहां भी 0.02 का ही गैप था. अच्छी बात है कि ये जो एक्चुअल वैल्यू है उससे मैच भी कर रहा है दोनों डेटा. देखो ना, एक्चुअल वैल्यू ट्रू वैल्यू से आसपास है और साथ साथ इन दोनों में भी क्लोजनेस है. तो स्टूडेंट सी के लिए हम क्या बोलेंगे? एक्यूरेट. थोड़ा बहुत समझ में? साइंस का पूरा पर्पस क्या होता है बच्चे? कोई भी चीज को 100% सही तरीके से मेजर करें. क्लियर है? और जब तुम कोई भी कैलकुलेशन क्वेश्चन में करोगे, नीट के, जेईई मेंस के, एडवांस में, तो वहां पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि आप जो आंसर कोट कर रहे हो ट्रू वैल्यू से कितना पास पर. क्योंकि एक तो आंसर होगा उस क्वेश्चन का, प्रॉपर एक आंसर होगा, एक तुम कैलकुलेट करके निकालोगे. दोनों एग्जैक्टली मैच कर गया मतलब बेस्ट है. नहीं मैच किया लेकिन तब भी क्लोज है तो भी बेस्ट है. लेकिन एक आंसर 5 है, तुम्हारा आ रहा है 20. मेरी बात समझ रहे हो ना? ना प्रिसाइज है ना एक्यूरेट है, कुछ भी नहीं है. क्लियर है? तो आज के बाद क्या होगा, जब भी हम कोई क्वेश्चन या एक्सपेरिमेंट लैब में करेंगे या हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे उसका आंसर उन चारों ऑप्शन में मैच कर जाए. क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसका आंसर लिखा रहेगा. तुम्हारा कैलकुलेशन इस तरह से होना चाहिए कि कम से कम जो एग्जैक्ट आंसर है उसके आसपास तो आ जाए तुम्हारा. क्योंकि बहुत बार हम लोग एजम्पशन लेते हैं ना कैलकुलेशन में. मान लो 2.05 है तो उसको 2 ही मान लेते हैं. नहीं मानते क्या कभी कभी? 2.05 को अप्रोक्सीमेटली कितना मान लेते हैं कोई कैलकुलेशन के लिए? अरे सुनो, 2 मानते हैं नहीं? मान लो मैं बोलूं कि 2.05/2 कितना बोले, तो पता चला कोई कैलकुलेशन में 1 बोल देते हैं. क्यों बोल देते हैं 1? ऑलमोस्ट ये 2 है. आ रहा है समझ में? लेकिन अभी जो मैं सिखाने जा रहा हूं उसमें कोशिश करना कि भले ही लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करो या कोई क्वेश्चन सॉल्व करो, उसका आंसर ऐसा कैलकुलेट करो कि उस ऑप्शन से मैच करे या फिर जो उसका ट्रू वैल्यू है उससे मैच करे. अगर तुम्हारे कैलकुलेशन में एरर होंगे तो मैच नहीं होगा. अच्छा, तुम जिस डिवाइस से मेजर करो पता चलो उसी में एरर है तो भी मैच
नहीं होगा। मेरी बात आ रही समझ में? तो भी मैच नहीं होगा। डिवाइस में ही एरर है तो तुम कैसे सही कर पाओगे? समझ गए? तुम्हारा देखने का तरीका, रीडिंग मिस्टेक भी हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे स्केल लाए हो, कोई स्केल, डू यू हैव स्केल राइट नाउ? एक तरीका बताता हूँ कैसे लोग गलती करते हैं थोड़ा बहुत। इसको लिखना है ना, स्टूडेंट ए का डेटा प्रिसाइज है बट एक्यूरेट नहीं है। जैसे देखो, मान लो ये स्केल है, ये डिवाइस है, मैं बोलता हूँ इसका लेंथ बताओ, तो तुम डिवाइस उठाए, इसका लेंथ मेजर करना शुरू किए, अच्छे से कोइंसाइड करोगे जीरो से इधर तक। मेरी बात समझ रहे हो? अब इसका मेजरमेंट ले लेंगे। अब मुझे क्या दिख रहा है मेजरमेंट में? 13 और 14 के बीच में कहीं खत्म हो रहा है। 13 और 14 के बीच में कहीं खत्म हो रहा है, तो हम एग्जैक्टली क्या बोलेंगे वो भी मायने रखता। अच्छी बात है कि 13 और 14 के बीच में 10 लाइन भी है, दैट इज कॉल्ड 1 मिलीमीटर। क्या बोलते हैं? 1 और 2 के बीच में जो गैप है, 0 और 1 के बीच में, वो 1 सेंटीमीटर है। हम क्या बोलेंगे? 13 सेंटीमीटर तो है, बट 14 से कम दिख रहा है मेरे को ये, तो 13 पॉइंट समथिंग बोलेंगे ना। अब मान लो इसने रीडिंग लिया 13 पॉइंट, मान लो इसने रीडिंग लिया 13.6, इसने ऐसे देखा, मैंने थोड़ा और अच्छे से देखा, मुझे दिख रहा है 13.6 से भी थोड़ा ज्यादा है, लेकिन 13.7 से कम है। लेकिन पता है यहाँ पे क्या बात है? जो 13.6, देखो ऐसे समझो, 13.6 और 7 के बीच में लाइनिंग तो नहीं है ना। मेरी बात आ रही समझ में क्या बोल रहा हूँ? क्या तुम यहां से इस मार्कर का लेंथ 13.6 लिख दिए सेंटीमीटर, लिख दिए, उसने लिख दिया 13.5 ही लिखा, किसी ने 13.7 लिखा। अब इसका एग्जैक्ट जो डेटा है वो तो ट्रू वैल्यू है, लेकिन तुमने मेजरमेंट करके ये लिखा। मेरी बात समझ रहे हो? इसका एक ट्रू वैल्यू भी तो होगा इस मार्कर का लेंथ का, बोलो। तो तुम सही मेजर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, सही कैलकुलेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये कितने तरह से डिसाइड हो सकता है। डिवाइस अगर 100% सही है तो मेजरमेंट सही आएगा, लेकिन डिवाइस सही है लेकिन तुम देखने का तरीका गलत है, तुम प्रॉपर ऐसे नहीं देख रहे हो, ऐसे साइड से देख रहे हो, तो भी गलत आएगा ना रीडिंग। मेरी बात आ रही समझ में? तो कोई भी मेजर्ड वैल्यू को सही से इस तरह से कोशिश करो कि तुम्हारी रीडिंग प्रिसाइज भी हो और एक्यूरेट। जैसे स्टूडेंट थर्ड का है, सी का है, तो थोड़ा समझ में आए प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या होता है। लिखो थोड़ा सही से। इसमें लिखना है स्टूडेंट ए का जो डेटा है प्रिसाइज है बट एक्यूरेट नहीं है। स्टूडेंट बी का डेटा क्या है? क्या है स्टूडेंट बी का डेटा बताओ? नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। और स्टूडेंट सी का क्या है? प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। लिख लो। तुम लोग फ्यूचर में कैसे स्टूडेंट बनना चाहोगे? पक्का? हाँ, बढ़िया, चलो ठीक है। लिखो हेडिंग दो सिग्निफिकेंट फिगर्स। हेडिंग दो, पहले यही कर लेते हैं। क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर? समझना, आप जब भी कोई मेजर्ड वैल्यू को लिखते हो, देखो जब भी आप कोई मेजर्ड वैल्यू को लिखते हैं, जैसे स्केल का मेजरमेंट अभी ले रहा था आपके सामने, तो मेरे को क्या दिखा बच्चे कि ये 13 और 14 के बीच में कहीं है। और मैं अगर और सही से देखूं इसको, तो मेरे को पता है क्या दिख रहा है? 13.6 और 7 के आसपास में है। आपको मैं बता दूं, ये डिवाइस है ना, इसका क्या कैपेसिटी है, तो सेंटीमीटर को तो मेजर कर लेगा, साथ साथ ये डिवाइस मिलीमीटर को भी मेजर कर लेगा। मेरी बात समझो, अगर कोई स्केल ऐसा बना रहे हैं स्केल, और यहाँ पे हमने 0 लिख दिया, उसके बाद 10 ऐसे हैं, फिर 1 लिख दिया। अब देखो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ तक ही 10 हो गया, यहाँ तक 1 हो गया, फिर इसके बाद 10 और आ जाएंगे, बोलो। लेकिन अब बताओ, यहाँ जो 2 लाइन दिख रहे हैं, क्या उसके बीच में भी कटिंग है, 10 मार्किंग है? नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा इस तरह के डिवाइस से तुम क्या मेजर कर सकते हो? सेंटीमीटर तो मेजर कर ही सकते हो, मिलीमीटर भी कर सकते हो,
मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन क्या मिलीमीटर से और कम इस डिवाइस का कैपेसिटी है, इस स्केल का? मेरी बात आ रही है समझ में? लेकिन अगर मान लो किसी ने इसका जो लेंथ है, किसी ने इसका लेंथ पता है क्या लिख दिया, गौर करना, 13, 13 एकदम करेक्ट है क्योंकि 13 मुझे दिख रहा है, 13 वाला लाइन क्रॉस हुआ है, बोलो 13 वाला लाइन क्रॉस हुआ है। 13 पॉइंट मान लो 65 लिख दिया। अब बताओ इसमें प्रॉब्लम क्या है? अर्जुन बता सकते हो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये मेजरमेंट इस स्केल से जो मैंने किया वो सही है गलत है? सोच के बताओ। मुझे दिख रहा है बच्चे कि 13 के बाद जो कटिंग्स है ना 1 2 3 4 करके, उसमें 6 के बाद है। आप देखो, सही से देखो क्या दिक्कत है इसमें, बताना मेरे को। 13 देखो कहीं ना कहीं 6 या 7 के बीच में दिख रहा है, 6 या, तो बताओ 6 तो मैंने सही लिया है, क्या गड़बड़ किया इसमें बताओगे? थोड़ा समझना, ये वाला डिजिट क्या बता रहा है पता है? उसका मेजरमेंट तुम ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते अर्जुन बताओ? 13.6 और 7 के बीच में कटिंग है क्या फर्दर? अरे समझ रहे हैं? ये सेंटीमीटर, 6 मिलीमीटर या 7 मिलीमीटर, 13 सेंटीमीटर आई एम वेरी श्योर, 6 मिलीमीटर इज ऑल्सो श्योर, क्योंकि 13 के बाद 6 लाइन के बाद आगे आ रहा है उधर। बट बताओ 6 और 7 के बीच में तुमने खुद से गेस किया ना ये वाला, ये तो वहां तो मार्किंग थी ही नहीं, लेबलिंग थी ही नहीं। लेबलिंग किसकी थी? 13 तक तुम्हें दिखा, 6 भी दिखा, लेकिन उसके बाद तो डायरेक्ट 13.7 दिखता है ना बच्चे। 13.6 और 13.7 के बीच में कोई मार्किंग ही नहीं है। आ रहा है समझ में? तो तुमने ये 5 कहां से ले आए? ये 5 कहां से आया बता? तूने मान लिया। मेरी बात समझ रहे हो? ये डिवाइस की औकात थी क्या वो 5 बताने का? ये डिवाइस की औकात थी ये बताने का, 6 भी बताने का, या फिर 7? क्योंकि 7 वहां मेंशन्ड है, 6 भी मेंशन्ड है, 13 भी मेंशन्ड है। ये जो 5 तुमने ले आए ना वो अनसर्टेन है। क्यों? क्योंकि ये डिवाइस की लिमिटेशन इस 5 की तो है ही नहीं। 2 मिलीमीटर 13.6 और 13.7 के बीच में कोई मार्किंग नहीं है। देखो ना यहाँ पे दो जो छोटे लाइन है उसके बीच में क्या छोटे छोटे मार्किंग है फर्दर? नहीं है ना। तब कैसे ये कर दिया तुमने? मेरी बात समझ रहे हो? गड़बड़ क्या हो गई? तुमने अपने से अज्यूम कर लिया, वो गलत है ना। लेकिन ये करना ही पड़ता है बच्चे, डिवाइस उस लेवल पे नहीं हो तो भी हम ऐसा, डिवाइस उस लेवल पे मेजर ना करे तब भी हम ऐसा क्या करते हैं, लिख दिया करते हैं। बोलो आ रहा है समझ में? तो लिखो, एवरी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट, एवरी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स हेडिंग देना, उसके बाद लिखना शुरू करना। एवरी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट, एनसीईआरटी के लाइन से लिखा रहा हूं मैं, है ना। Every experimental measurement had some amount of uncertainty associated with it. Every experimental measurement has some amount of uncertainty. Every experimental measurement has some amount of uncertainty associated with it because of limitation of measuring instruments. Because of limitation of measuring instruments and the skill of the person making the measurement. Because of the limitation of measuring instruments, because of the limitation of measuring instruments, because of the limitation of measuring instruments and the skill of the person, and the skill of the person
मेकिंग द मेजरमेंट। देखो एक एनसीईआरटी में क्या एग्जाम्पल है समझना। एक तो एग्जाम्पल ये दिया, फॉर एग्जाम्पल बताओ जो अभी तुमने मार्कर का लेंथ ऑफ मार्कर किया, लेंथ ऑफ मार्कर, इसमें क्या लिख दिया तुमने 13.65 सेंटीमीटर। तुम किसके बारे में श्योर हो? इन तीनों के बारे में बोलो, श्योर हो या नहीं हो? अरे यस नो। जो स्केल मैंने जिस स्केल से मेजर किया, क्या लगता है इन सब के बारे में श्योर हो? अभी दिखाया भी था, 13 भी दिखा था, 6 और 7 के बीच में कहीं दिखा था। किसके बारे में श्योर नहीं हो? तो ये क्या है? अनसर्टेन। मेरी बात आ रही समझ में? एक एक यहाँ पे और एग्जाम्पल बड़ा अच्छा दिया है एनसीईआरटी में, वो एग्जाम्पल भी रखता हूँ। पता है एक प्लेटफॉर्म बैलेंस होता है, प्लेटफॉर्म बैलेंस। प्लेटफॉर्म बैलेंस से किसी सब्सटेंस का मास जो आता है 9.4 ग्राम आता है। और एक है एनालिटिकल बैलेंस। एनालिटिकल बैलेंस जैसे कि मान लो सुनार के दुकान में देखा होगा, ज्वेलरी शॉप के अंदर एयर टाइट कांच के अंदर रखा रहता है, जहाँ पे सोने वगैरह का वजन करते हैं, गोल्ड का। तो एनालिटिकल बैलेंस, एनालिटिकल बैलेंस, ये प्लेटफॉर्म बैलेंस मान लो जो सब्जी वाला यूज कर रहा है, मेरी बात समझ रहे हो ना? या फिर कोई डिजिटल बैलेंस है जिसमें किसी तरह से मेजर, और ये पता है मेजर क्या दिखा रहा है? अब देखो डिवाइस पे डिपेंड करता है ना, तुम डेसिमल के बाद कितने तक जा सकते हो। जैसे स्केल से डेसिमल के बाद तुम एक जगह पे जा सकते हो, उसके बाद तो अनसर्टेन, ए 5 अनसर्टेन। जो प्लेटफॉर्म बैलेंस है उसमें ये सर्टेन है, ये अनसर्टेन है। जब कोई भी वैल्यूज आप लिखते हो ना बच्चे, तो उसमें लास्ट वाला डिजिट मोस्टली अनसर्टेन होता है, आप गेस करके लिख देते हो। लेकिन इधर इतने सारे जो डिजिट लिखा, ये इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा था, इसीलिए तुमने डेसिमल के बाद यहां तक लिख पाए। मेरी बात आ रही समझ में? क्या बोल रहा हूं बोलो। तो कभी भी कोई भी साइंस में वैल्यूज कोटेड है, तो आज के बाद क्या समझना है? लास्ट वैल्यू क्या होगा? किसी भी रिसर्च में कोई वैल्यू आ गया लिख के, साइंस इस तरह से डिजाइन हुआ है, रूल इसी तरह से डिजाइन हुआ है कि जो भी वैल्यूज लिखा हुआ मिलेगा आज के बाद, उसमें सिर्फ लास्ट डिजिट क्या होगा? बाकी डिवाइस इस तरह से है कि बाकी सब सर्टेन है, बाकी सब सर्टेन है ना? देखो इसमें लिखा है एनालिटिकल बैलेंस से जो तुमने मेजरमेंट किया उसमें हायर एक्यूरेसी है, मानते हो? क्योंकि कम से कम सिर्फ मैं डेसिमल के बाद इसमें श्योर नहीं हूं, इसमें भी श्योर हूं, इसमें भी श्योर, और यहाँ पे सिर्फ इसमें श्योर है, इसमें श्योर नहीं है। शायद 0.3 0.4 की जगह 0.3 भी हो सकता था, या 0.5 भी हो सकता था। क्लियर है? कौन सा बैलेंस ज्यादा श्योर है, ज्यादा एक्यूरेट है? तो यहाँ पे देखो लिखा है देयरफॉर। अच्छा इसमें टोटल कितने डिजिट हैं? इसमें 2 ही डिजिट है, इसमें कितने डिजिट है? 5 डिजिट है ना? किसी भी वैल्यूज जो तुमने लिखा उसमें जितने भी डिजिट होते हैं ऑलमोस्ट वही क्या कहलाते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसमें, और वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या सारे एक्यूरेट हैं? हाँ, सारे सर्टेन है। जैसे इसमें ये सर्टेन है, ये नहीं है, इसमें ये 4 सर्टेन है, ये अनसर्टेन है। समझ में आ रहा है? तो यहां पे देखो क्या लिखा है, जो दोनों मास लिखा है, द mass obtained by an analytical balance is slightly higher than the mass obtained by using a प्लेटफॉर्म बैलेंस। देखो ना यहाँ पे 9.4 और ये 9.41 समथिंग, तो ज्यादा है ना ये, क्या इसी में आगे बोल सकते हैं देयरफॉर डिजिट 4 प्लेस्ड आफ्टर डेसिमल इन द मेजरमेंट बाय प्लेटफॉर्म बैलेंस इज अनसर्टेन। क्योंकि जब बाद में इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट किया तो क्या मिला? 4 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब हम इसके बारे में क्या, जो प्लेटफॉर्म बैलेंस से जो हमने मेजर किया, क्या इसके बारे में हम सर्टेन थे? नहीं थे, क्योंकि हम ज्यादा एक्यूरेट डिवाइस से जब मेजर कर रहे हैं तो 4 के बाद भी कुछ मिल रहा है। इसका मतलब प्लेटफॉर्म बैलेंस में लास्ट डिजिट क्या है?
अनसर्टेन है। अच्छा, ये जो एनालिटिकल बैलेंस है, हो सकता है एक और ऐसा कोई बैलेंस आ जाए जिससे इसके बाद भी हम मेजर कर सके, तो पता चला ये भी अनसर्टेन हो गया। इसका कम से कम 3 वाला तो अनसर्टेन हो ही सकता है। कोई एक और ऐसा बैलेंस आ गया जिसमें हम ये सब तो मेजर कर रहे हैं, लास्ट का 3 के बाद भी मेजर कर पा रहे हैं, तो पता चला एनालिटिकल बैलेंस का लास्ट डिजिट भी क्या हो चुका है, अनसर्टेन हो गया है ना। तो लिखिए, द अनसर्टेनिटी इन द एक्सपेरिमेंटल और द कैलकुलेटेड वैल्यूज, the uncertainty the uncertainty in the experimental or calculated values is indicated by mentoring the number of significant figures. mentoring नहीं, mentioning लिखना। the uncertainty in the experimental or calculated values, the uncertainty in the experimental or calculated values is indicated by mentioning the number of significant figures full stop। आगे लिखिए, significant figures are meaningful digits, significant figures are meaningful digits which are known with certainty plus 1 significant figures are meaningful digits which are known with certainty plus 1 which is estimated or uncertain, which is estimated or uncertain। सो कोई बोले व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स, आप समझ में है? कोई भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज या मेजर्ड वैल्यू है, जैसे इसमें एग्जाम्पल लिख लो। पहला एग्जाम्पल तो यही वाला जो अभी स्केल का लेंथ लिया, लेंथ ऑफ मार्कर लिया ना, ये वाला, ये पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा, ये तीसरा एग्जाम्पल। इस वाले में लेंथ ऑफ मार्कर यूजिंग योर स्केल, लेंथ ऑफ मार्कर यूजिंग जो स्केल तुमने दिया उसमें बताओ कितने अगर मैंने ये लिख दिया तो कितने सिग्निफिकेंट है? 3 तो सिग्निफिकेंट है। तेरह को एक सिग्निफिकेंट मत बोलो, जो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट है। 1 2 3 डिजिट क्या है, सर्टेन है, और ये अनसर्टेन या एस्टिमेटेड है जो मान लिया। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स इस मेजरमेंट में कितने कितने, +1 लिखा है ना। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए बोलो, इसमें कितने हो गए? क्या लिखा है एक बार फिर से पढ़ो, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए बताओ जल्दी, बोलिए कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स? 4 ना। नीचे वाले में कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स? 2। कौन सा सर्टेन है? और इसमें इसमें कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स? 5। कौन कौन सा सर्टेन है? देखो ना, डेफिनेशन क्या बोला है, कोई भी मेजर्ड वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू में सिर्फ लास्ट वाला डिजिट क्या मानना है आपको, अनसर्टेन, बाकी सारे ठीक है। यहां तक समझ गए? लिखो लिखो, एग्जाम्पल लिखो, ऐसे मत छोड़ो, अभी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे पहले टेस्ट में। और ये किस पे डिपेंड करेगा बच्चे, कि कितना कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, कितना सर्टेन होगा, कितना अनसर्टेन होगा, किस पे डिपेंड करेगा? एनी आइडिया बोलो। किसी भी मेजर्ड वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में कितना सिग्निफिकेंट होगा, कितना सर्टेन होगा, कितना अनसर्टेन, किस पे डिपेंड करेगा? इंस्ट्रूमेंट पे। वेरी गुड। जैसे इसमें हम 4 के बाद ज़्यादा सोच ही नहीं पा रहे थे,
क्योंकि प्लेटफॉर्म बैलेंस उस लेवल का डिवाइस नहीं। क्लियर है? सो लिखो रूल्स टू कैलकुलेट सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल्स टू कैलकुलेट significant figures. Rules to calculate significant figures. लिखिए all non-zero digits are significant. कोई भी एक्सपेरिमेंटल या कैलकुलेटेड वैल्यू में जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सारे क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। क्या होते हैं? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, है ना? जैसे अगर मान लो तुमसे पूछा गया कि बॉटल में पानी है और उसका वॉल्यूम हमने मेजर किया किसी डिवाइस से, सपोज इतना है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओगे कितने होंगे इसमें? 285 ml, सॉरी 285 ml। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इसमें? क्या लिखा? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो बताओ कितने हो गए? 0.25 सेंटीमीटर। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? क्या बोला आपको? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो इसमें कितने बोल दें? 2। समझ में आ रहा है? बोलो आगे लिखिए। सेकेंड रूल, ये दोनों एग्जाम्पल लिख लो फर्स्ट में। जल्दी लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। Zeros preceding to first non-zero digit are not significant. Zeros preceding to first non-zero digit, zeros preceding to first non-zero digits are not significant. Zeros preceding to first non-zero digits, zeros preceding to first non-zero digit are not significant. Full stop. Such zeros indicate the position of decimal point. Such zeros indicate the position of decimal point. देखो ये रूल 1 पे पॉइंट था, रूल 2 पे 0.003 है या 0.0052 है। बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के प्रीसीडिंग पहले जितने भी जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं है। क्या लिखा तुमने भी? जीरोज प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट significant. Such zeros indicate the position of decimal point. लिखा ना? तो इसमें significant कितना है बच्चे? इसमें ये तो पहला रूल से तो ये नॉन जीरो है ना, नॉन जीरो वाले तो सिग्निफिकेंट होंगे ही। बोलो पॉइंट समझ में है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जो बोर्ड पे एग्जांपल लिख रहा हूं वो भी लिख लेना है। zeros between two non-zero digits are significant. Zeros between two non-zero digits are significant. Zeros between two non-zero digits are significant. ठीक है, इसको हटा दो। ये वाला एग्जांपल लिखना है, सेकंड पॉइंट का एग्जांपल है। थर्ड पॉइंट का एग्जांपल देखो लिखा रहा हूं। 1001 कितना सिग्निफिकेंट है? 2005 2.0047। बताओ दो नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ 4 5, यहाँ कितने सिग्निफिकेंट है? 4 और 2 6। आया समझ में? दो नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरोस होते हैं वो क्या होते हैं?
सिग्निफिकेंट होते हैं। एग्जाम्पल लिखते चलेंगे सारे। पहला पॉइंट का एग्जाम्पल मैंने रब कर दिया, दूसरे पॉइंट का एग्जाम्पल था, ये तीसरे पॉइंट का एग्जाम्पल था। लर्न करने में हेल्प हो जाएगा, तो एग्जाम्पल भी लिखते रहो, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, zeros at the end or right of a number, zeros at the end or right of a number, zeros at the end or right of a number are significant, zeros at the end or right of a number are significant provided they are on the right side of a decimal point, provided they are on the right side of a decimal point। इसी में लिखो, आगे लिखो, but if otherwise the terminal zeros are not significant, but if otherwise the terminal zeros are not significant, but if otherwise the terminal zeros are not significant, if there is no decimal point, if there is no decimal point, ठीक है। अभी जैसे बताओ, अभी जो पॉइंट बोला मैंने उस पे मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, बताना। पता है बहुत अच्छे अच्छे लोग ये सारे पॉइंट्स नहीं बता पाएंगे, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स जल्दी लोग पढ़ते ही नहीं। समझ गए? ये कमांड हो गया तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है आगे चल के। जेई एडवांस तक में इस पे क्वेश्चन आए, मैं बताऊंगा कैसे। फिलहाल के लिए अभी जो मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखाया, अगर मैं बोलूँ 0.00 ऐसा लिख दूँ तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो अभी जो पॉइंट लिखा है उसके हिसाब से होता है। डेसिमल क्या लिखा है? जीरोज एट द राइट, जीरोज एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट, यही लिखा है ना। जीरोज एट द एंड और right of a number are significant provided they are on the right side of a decimal point। बताओ डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में 2 है, मतलब किसी नंबर, एक तो डेसिमल भी आ गया, नंबर भी आ गया, और इधर वाले जीरोस क्या है? सिग्निफिकेंट है। पहला पॉइंट में बताया था लेफ्ट वाले नहीं होते, देखो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है बताओ? किसी भी नंबर के लेफ्ट में प्रीसीडिंग, वो सिग्निफिकेंट लेते हैं क्या? नहीं लेते ना। लेकिन किसी भी नंबर के राइट में, स्पेशली वहां डेसिमल भी है, कोई डेसिमल वाला नंबर है राइट में, इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? वो जीरो क्यों नहीं लिया सिग्निफिकेंट? डेसिमल के पहले वाला कौन सा पॉइंट लग गया उसमें? कौन सा पॉइंट? सेकेंड पॉइंट। क्या लिखा है? जीरोज प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। एक एग्जांपल यहाँ पे दिया था, आपको याद होगा, 0.0052, कितने सिग्निफिकेंट है इसमें? 2 ही हैं। लेकिन अगर मान लो 0.005200 होता, तब डेसिमल के बाद कोई नंबर है और उसके बाद जीरोस भी हैं, तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। मान लो 1.00 है, तब अभी भी डेसिमल है और राइट में, हाँ ले लो 3 ना, बोलो समझ में आ रहा है? सिग्निफिकेंट पक्का। अब देखो यहाँ पे एक और बात बोला, 100 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, वो पॉइंट देखो। इफ अदरवाइज करके कुछ लिखा है, क्या लिखा है? इफ अदरवाइज द टर्मिनल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट, दिख रहा है? बोलो। इसमें एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल 100 हैज ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। 100 के पास कितना होगा?
100 has only one significant figures. मेरी बात आ रही समझ में? इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 1। ये बताओ 100.0 लिख रहे हैं, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा? देखें, अगर डेसिमल वाला नंबर है बच्चे, तो किसी भी नंबर के राइट वाला सारा क्या हो गया? डेसिमल आ गया। अब कोई नंबर के राइट में जितना भी होगा, ऐसा कि डेसिमल के बाद वाला नंबर में डेसिमल होना चाहिए, बस डेसिमल है। ये डेसिमल किसी पर्पस से लगाया गया होगा ना, कोई किसी को मन अपने आप तो नहीं किया कि हाँ डेसिमल लगा दिया। डेसिमल किसी पर्पस से लगा है, मतलब उसका डिवाइस ऐसा है जो इसके बारे में अनसर्टेन है, बाकी इन सब के बारे में क्या है? सर्टेन है। तो 4 हो गए ना सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने हो गए इसमें? कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स? 4 कैसे हो गए बताओ? रूल क्या बोल रहा है बच्चे? किसी भी नंबर के लेफ्ट में 0 है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। देखो नंबर के लेफ्ट में, यहाँ लेफ्ट में है ना, ये तीनों सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी नहीं है, ये नहीं है। लेकिन डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर है, या कोई नंबर है उसके बाद बहुत सारे जीरोज हैं और डेसिमल भी है, जैसे यहाँ कोई नंबर है, बहुत सारे जीरोज हैं, फिर डेसिमल भी है, फिर जीरोज हैं, ऐसा। मेरी बात समझो, पूरा रूल समझना सही से। जितने सारे रूल हैं वो सब रूल के हिसाब से इसमें कैसे पता चल गया कि 3 है? डेसिमल है पहले, और डेसिमल में जितने भी नॉन जीरो नंबर के राइट में जितने भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे डेसिमल है या नहीं? यहाँ डेसी और नॉन जीरो नंबर 1 है, उसके राइट में कितना है? 3 जीरो है, वो सारे क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट्स। मेरी बात आ रही है समझ में? बोलो एक बार सारे पॉइंट सही से समझो, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा। बोलिए। हंड्रेड में कितना बोलेंगे सिर्फ? देखो ना क्या लिखा है, बट इफ अदरवाइज, क्या लिखा है? बट इफ अदरवाइज द टर्मिनल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देर इज नो डेसिमल पॉइंट। देखा, अगर सिर्फ यहाँ पे ऐसे लिखा रहता ना 100 और डॉट, जीरो भी नहीं लिखा है, 100 और डॉट, डेसिमल आ गया ना, कितना हो गया? 3 हो गया। अब समझे? बोलिए। नेक्स्ट लास्ट लिखो, काउंटिंग नंबर्स, counting the numbers of an object, counting the number of objects, counting the numbers of object, for example 2 balls or 20 eggs, 2 balls or 20 eggs has infinite significant figures, has counting the numbers of object, for example 2 balls or 20 eggs have infinite significant figures as these are exact numbers, as these are exact numbers, as these are exact numbers and can be represented by writing infinite number of zeros, and can be represented by writing infinite number of zeros after placing a decimal, after placing a decimal, after placing a decimal। क्या पॉइंट है ये, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो मुझे बताओ, किसी ने अगर लिख दिया 20 eggs, 20 eggs, अब eggs तो काउंटेबल ऑब्जेक्ट है बच्चे। अच्छा बताओ, तुमने 20 एग काउंट किया, काउंटिंग मिस्टेक नहीं है तो उसमें कोई एरर है क्या? फिर 20 मैं काउंट करूं, सब काउंट करो, 20 ही दिखेगा। तो किसी ने इसको अगर ऐसे लिख दिया 20.00000 लिख सकते हैं ना, दिक्कत क्या है? जब 20 एग्स है तो डेसिमल के बाद कितना भी पॉइंट लगा लो, सबके बारे में सर्टेन है। अरे ऐसा नो, तो 20 एक्स में अगर कोई सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछे तो इनफाइनाइट बोलना। 2 बॉल,
कितना लिख सकते हैं? 2.0000। तुम बताओ ना, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है? इसमें कितना है? तो कोई भी काउंटिंग ऑब्जेक्ट है, 20 एग, 100 बॉल, उसमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर पूछ दे तो कितना बोलोगे? इनफाइनाइट बोलेंगे। कितना बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स? इनफाइनाइट। आ रही है समझ में बात? तो पहले आप ना ये सारे पॉइंट्स को डाइजेस्ट करो, एक बार डिस्कस करो आपस में, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सारे पॉइंट समझने की कोशिश करो। देखो ये एनसीईआरटी का सवाल है, आपको बताना है किसमें कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्या आपने बता दिया? बोलिए पहले क्वेश्चन में कितने आ रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, सोच समझ के बोल, सारा रूल पढ़ा है अभी आपने। पहले वाले में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? कौन से रूल से बनेगा? मैंने क्या बोला, डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर है और उसके राइट में या किसी नंबर के राइट में जीरोज है और वहां डेसिमल भी है, तो वो सिग्निफिकेंट होते हैं। आप सेकंड पॉइंट में लिखो। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है? जीरोज प्रिसीडिंग टू नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है देखो तो, और उसके एग्जाम्पल भी लिखवाए हैं आपको। जीरोज प्रिसीडिंग टू, कितने होंगे इसके? अब तो बोलो। पहले तो ये दोनों नॉन जीरो है, पहला पॉइंट से ये सिग्निफिकेंट हो गया। दूसरा पॉइंट में क्या लिखा है? जीरोज प्रिसीडिंग टू नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो बताओ, इसके राइट में नॉन जीरो के, सॉरी नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जितने भी जीरोज होंगे वो सिग्निफिकेंट होते हैं क्या? नहीं होते। कितने होंगे? 2। इसके बताओ। थर्ड पॉइंट लिखा है जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो इसमें 3, इसमें 4, इसमें बताओ। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बोलिए कितना? ये कौन से पॉइंट से बना? बट इफ अदरवाइज, वो पॉइंट देखो, अगर डेसिमल नहीं है तो किसी नंबर के राइट में जितने भी जीरोज होते हैं सिग्निफिकेंट नहीं होते। कितना बोलेंगे? 3। इसका बताओ, ये कौन से पॉइंट से? नॉन जीरो नंबर के राइट में जितने भी जीरोज होंगे सिग्निफिकेंट होगा अगर उसमें डेसिमल है, कहीं भी है तो। अगर पॉइंट यहां भी होता, यहां भी होता, यहां भी होता, कहीं भी डेसिमल होता, तो नॉन जीरो के राइट वाले जितने भी जीरोज हैं वो क्या हो जाते हैं? सिग्निफिकेंट। कितने हो जाएंगे इसमें? इसमें बता दो, कौन सा रूल लगा इसमें? हाँ, दो नॉन जीरो, बस वही पॉइंट, बाकी अब बाकी लगाने की जरूरत नहीं है। दो नॉन जीरो के बीच वाले सारे क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। बोलो, आ रहा है समझ में? अरे ये सुनो, अब क्वेश्चंस कभी कभी ये पूछा जाता है बच्चे कि रूल फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, मतलब जब आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो या दो नंबर को ऐड करते हो तो फाइनल आंसर कैसे कोट करना चाहिए। जैसे मान लो, मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो 2.5 प्लस 3.37, इसको ऐड कर रहे हो, तो क्या लगता है फाइनल रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? या फिर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता, मान लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं तुम मल्टीप्लाई करो, मुझे अपना कैलकुलेशन मत दिखाओ। यहां पे तुम्हें अपना दिमाग लगा के ये बताना होगा कि जो रिजल्ट होगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अगर ये सब्ट्रैक्शन भी करते हैं ना, 3.37 माइनस 2.5, इसका एक रूल होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का एक रूल होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का एक रूल होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप कैलकुलेट करके बताओ, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्ट होगा, दैट रिजल्ट शुड हैव या मस्ट हैव हाउ मेनी सिग्निफिकेंट नंबर, सिग्निफिकेंट डिजिट्स। डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए। ऐड करने के बाद देखो, एडिशन तो सिंपल दिख रहा है, यहाँ पे 5 हो जाएगा और, समझ गए, 5.87 हो जाएगा। लेकिन क्या वो 5.87 जो आंसर तुमने कोट किया है वो सही है या गलत है? तो लिखेंगे रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स।
रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। लिखो, द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स, द रिजल्ट कैन नॉट हैव more digits to the right of decimal point than either of the original number. The result cannot have more digits to the right of decimal point than either of the original numbers. Than either of the original numbers. ये किसका रूल लिखा तुमने? एडिशन का। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। मान लो यहाँ पे दिया है ऐड करने के लिए 12.11, 18.0 एंड 1.012, इसको ऐड करने के लिए दिया है। तुमसे पूछा गया फाइनल एडिशन में डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। जो लाइन अभी बताया उससे आंसर आ जाएगा। फाइनल एडिशन में डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, डेसिमल के बाद, टोटल नहीं पूछा आपसे। तो एक काम करते हैं, पहले ऐड कर लेते हैं इसको। तो यहां तो कुछ नहीं है, तो आप समझ रहे हो, यहां तो 0 0 ले सकते हैं, 2 0 2 2 आ गया। फाइनल देखो कितना लिख रहे हैं, पता है फाइनल ये लिखा हुआ है, तुम देख लेना इसको, ये करके ये लिख दिया फाइनल। लेकिन जो अभी रूल बोला है उस रूल में बताओ क्या लिखा है? द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट देन ईदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर। क्या मतलब है? जैसे बताओ इन सब में डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, और यहाँ पे डेसिमल के बाद। इसमें बताओ सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर डेसिमल कितने हैं? इसमें 2, इसमें तो जो तेरा फाइनल आंसर होगा उसके डेसिमल के बाद एक ही पॉइंट होना चाहिए। दिख रहा है मिनिमम कितना है डेसिमल के बाद? तो फाइनल आंसर तुम ऐसे लिख के आओगे तो तुम्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल नहीं पता है। फाइनल आंसर में तुमको क्या करना पड़ेगा बच्चे? लास्ट का 2 डिजिट को ड्रॉप करना पड़ेगा। कौन सा 2 डिजिट? देखो ये सब तो समझ में आ रहा है, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट, सब इधर वाला मत देखो, डेसिमल के बाद देखो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डेसिमल के बाद कौन से नंबर में? 18 में। तो तेरा जो फाइनल आंसर होगा ना, ऐसे नहीं कोट करना है, आपको ये दोनों ड्रॉप कर देना है। अच्छा पता है, अगर ये दोनों 50 60 70 होता तो एक इधर बढ़ा देते, राउंडिंग अप समझते। लेकिन यहां दिख रहा है ये 0.22 है, तो इसको 1 से नहीं बढ़ाएंगे। कितना लिख देंगे फाइनल आंसर? 31.1। अब रूल समझ में आया? एक बार फिर से रूल पढ़। एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्या रूल है? देखो ना, इस पूरे एग्जांपल में बताओ 18.08 हैज वन डिजिट सिग्निफिकेंट आफ्टर डेसिमल। पहला और तीसरा में कितना सिग्निफिकेंट है आफ्टर डेसिमल? 2 और 3। लेकिन सबसे कम किसके पास है सिग्निफिकेंट आफ्टर डेसिमल? 18.0। उसके पास डेसिमल के बाद एक ही सिग्निफिकेंट है। इसीलिए रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड ओनली अप टू 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। जब भी आपको बहुत सारे नंबर को ऐड करने जाए, अब बताओ इसमें यहां तो 5 आ जाएगा नो डाउट, लेकिन क्या हम इसको 87 लिखें या क्या लिखें? बताओ, ये तो 5 हो गया, 8 हो गया, क्या हमें ये आंसर लिखना चाहिए? तुम बताओ, इसमें डेसिमल के बाद कितना डिजिट है और इसमें कितना है? तो आंसर जो हमारा होगा उसमें डेसिमल के बाद कितना डिजिट होना चाहिए? 1। तो इस तरह से कोट मत करना, क्या करना है, इसको राउंड अप कर देना। अब बताओ 7 को अगर ड्रॉप करना है तो इसको 9 करना पड़ेगा। इतना आता है राउंडिंग ऑफ। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? आया समझ में? इस तरह से नहीं चेक कर छोड़ना है। रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स ये होते हैं। सब्ट्रैक्शन में वही, मान लो इसको सब्ट्रैक्शन किया, कितना लिखेगा सब्ट्रैक्शन करके बताओ? सब्ट्रैक्शन करके कितना लिखे? मान लो चल 1 लिख दिया, यहाँ पे 1.2 लिख दिया। चल जल्दी सब्ट्रैक्ट कर, अब बता फाइनल आंसर किस पे लिखोगे? देखो 7 तो रहने ही दे, 2 रहने देते हैं, 1 7 ऐसे रख दे,
लेकिन क्या ऐसे लिखना चाहिए हमें आंसर, क्या करना चाहिए? देखो ना, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे दो है, आंसर किस में रखना चाहिए हमें? डेसिमल के बाद। क्या आंसर हो जाएगा? 2.2। कितना? 7 को ड्रॉप करके एक बढ़ा देंगे ना, 2.2। अब समझ में, एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ में आया सबको? बोलो, एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जल्दी बोलिए, आ रहा है समझ में? पक्का? बढ़िया, लिख लो इसको। लास्ट इसको समझ लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या है। लिखो, रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ गए? बताओ, अभी जो यहाँ पे क्वेश्चन है ये वाला, ये देख इधर, इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए ये सीखना है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ही सीखना है। मान लो डायरेक्ट आ गया कि ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर होगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, लिखिए, इन दीज ऑपरेशंस, रूल्स फॉर क्या लिखा? मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें लिखो, इन दीज ऑपरेशंस result must be reported with no more significant figures in these operations. Result must be reported with no more significant figures as in the measurement with the few significant figures, as in the measurement with the few significant figures, as in the measurement with the few significant figures. अब देखो, एनसीईआरटी में ही एक डेटा है 2.5 इंटू 1.25। मुझे एक बात बताओ, अगर ये अंग्रेजी वाली लाइन समझ में आ गई तो मुझे बताओ इसका जो आंसर होगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, अगर ये लाइन समझ में आ गया तो? वेरी गुड। इसमें कितने सिग्निफिकेंट? 2। और इसमें कितने? फाइनल आंसर मस्ट हैव हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो सारे नंबर को चेक करो किसमें मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तुम्हारे आंसर उसी में होना चाहिए। मैं बताऊं, मल्टीप्लाई करके ये आता है 3.125, बट ये आंसर नहीं हो सकता। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इस पूरे को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो कितना आंसर लिखना पड़ेगा? 3.1। सही आंसर क्या है? फिर से रिपीट करो, बहुत सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, अब बताओ इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट होगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो होगा, फिर से यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, आंसर किस में लिखना है हमें? 2 सिग्निफिकेंट। रूल समझ में आया? बोलो, पक्का? बड़ा सिंपल है, इसमें मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, इसमें मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और होमवर्क देता हूं यहाँ पे, जो अभी पढ़ाया उसके नीचे ना राउंडिंग ऑफ करके है, जहां मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पढ़ाया उसके नीचे 3 पॉइंट है, राउंडिंग ऑफ, कैसे राउंड ऑफ करते हैं। ऑलरेडी 10th वाले बच्चों को भी आता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये तीनों पॉइंट लिखना है आपको नोट्स में, एनसीईआरटी को देख के चलेगा? बोलो। अब इसका एक्सरसाइज में जो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्वेश्चन है वो भी मैं दे देता हूं, एक दो और क्वेश्चन दे देता हूं। जैसे एक क्वेश्चन ये है, हाँ, ये बोल रहा है 5 इंटू 5.364, इसके रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, क्वेश्चन है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशंस? 0.02856 इंटू 298.15 इंटू 0.112 बाई 0.5785, और एक लास्ट और है 0.0125 प्लस 0.7678
864 प्लस 0.0215 बोल रहा है कि इसके कैलकुलेशन में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, है ना। एनी आइडिया? इसके कैलकुलेशन में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? क्या है रूल, क्या है बता सकते हो? बताओ। फर्स्ट वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए कैलकुलेशन में, जल्दी बोलो। देखो पहला तो मल्टीप्लिकेशन है बच्चे, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं और इसमें कितने, इसमें तो 4 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? परफेक्ट नंबर में बहुत सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, काउंटिंग नंबर जैसा है ना, इसको 5.0000 भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्या? तो इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो रिजल्ट क्या होना चाहिए? मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल बोला है? मिनिमम। तो इसमें इनफाइनाइट है, इसमें कितने? तो फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 4। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसके रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 4। ये अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि 5 को लेके लोगों को लगता है कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है, बोलो। आ रहा है समझ में? अरे ये सुनो। अच्छा फर्स्ट वाले में बताओ, फर्स्ट वाले में क्या होगा? फिर से क्या, ये सॉरी सेकंड वाले, इतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या? इसमें सिग्निफिकेंट कितना है? 4, इसमें 5, इसमें सिग्निफिकेंट कितना है? 3, इसमें 4, तो फाइनल आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होगा? बोलो। देख रहे हो, बिना मल्टीप्लाई किए आंसर आ रहा है। अब मान लो जेई में सवाल आ गया, नीट में सवाल, तुम मल्टीप्लाई करने बैठोगे 10 मिनट लग जाएंगे, उसमें रूल याद है तुरंत बन जाएगा। इतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या? मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में हर नंबर में जो भी वहां दिया हुआ है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर ढूंढो, और फाइनल आंसर मस्ट बी इन मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज द मल्टीप्लिकेंट्स आर देयर, डिविडेंड्स आर देयर। समझ में आ रहा है? कितना है सिग्निफिकेंट फिगर? 4, इसमें, 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 आंसर किस में होना चाहिए? 3। एडिशन का रूल क्या था बताओ जल्दी से, एडिशन में जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं, बताओ कितने होने चाहिए? एडिशन में ये था कि डेसिमल के बाद जितना सिग्निफिकेंट फिगर है उतना तो रहना ही चाहिए फाइनल आंसर में, डेसिमल के पहले नहीं। डेसिमल के बाद यहाँ कितना सिग्निफिकेंट है? 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे फाइनल आंसर कितना होना चाहिए? डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उतने होने चाहिए। एज द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इन ईच टर्म इज 4, 3 नहीं, यहाँ पे 4 बोलो, है ना। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है यहाँ पे? यहाँ पे, तो फाइनल आंसर में क्या होगा? डेसिमल के बाद 4 तक जाना ही है, डेसिमल के बाद 3 तक नहीं जाना, कितना तक जाना है? 4 तक। देखो ना डेसिमल का क्या रूल था, एक बार देख लो। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।